हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन आईटीआई बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान टॉपिक से ही रिलेटेड एक आसान सा टॉपिक बायोलॉजी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है कि कोशिका के बारे में क्या है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर बी कहता है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो क्या है कि ऑप्शन क्वेश्चन कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। यह बात सही नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन कि किस पादप को क्या है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंवला। ऑप्शन नंबर बी आम। ऑप्शन नंबर सी नीम और डी तुलसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंवला हो जाता है। आंवला को क्या कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है आभासी फल क्या है? आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। क्या है? आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए। ए नंबर में है सेब, बी नंबर में अमरूद, सी में आम और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट होता है और एक क्या होता है? ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल होता है। तो हम लोग यह जान लेते हैं कि सत्य फल क्या होता है और असत्य फल यानी कि आभासी फल क्या होता है। जिस फल का उत्पादन अंडाशय के माध्यम से होता है वैसे फल को सत्य फल बोला जाता है, जैसे अमरूद एवं आम हो जाएगा। और जिस फल का उत्पादन अंडाशय के द्वारा नहीं होता है वैसे फल को आभासी फल कहा जाता है, जैसे क्या हो जाएगा? सेब हो जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है आगे है क्वेश्चन कि एक वयस्क मनुष्य के लिए क्या है? एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा क्या है? एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। क्या है कि एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी 12.5 ग्राम।
ऑप्शन नंबर सी 13.5 ग्राम और डी 14.5 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13.5 ग्राम हो जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13.5 ग्राम हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न, कैडमियम प्रदूषण क्या है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? क्वेश्चन क्या है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है मिनीमाता रोग, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया रोग और ऑप्शन नंबर डी इटाई रोग। तो कैडमियम के प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? इटाई रोग होता है, यानी कि डी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यह सही है। हम लोग देख लेते हैं मिनीमाता रोग को। मिनीमाता रोग किससे होता है? यह पारा की अधिकता से होता है और इस रोग का यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ है? जापान से हुआ है और जापान का ही एक शहर है मिनीमाता, वहीं पर यह रोग उत्पन्न हुआ था, इसीलिए मिनीमाता उस रोग का ही नाम रख दिया गया। चूँकि मिनीमाता जगह पर उस रोग की उत्पत्ति हुआ था और इसीलिए मिनीमाता रोग ही उस क्या कहते हैं कि रोग का नाम रख दिया गया। तो समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटाई रोग हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है सिट्रस पत्तों पर क्या है? सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? क्या है? सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ऑप्शन देखिए। ए नंबर में है जिंक, बी नंबर में मैग्नीशियम, सी नंबर में बोरॉन और डी नंबर में लोहा। तो सिट्रस पत्ते पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो बी नंबर यानी कि मैग्नीशियम के कमी के कारण होते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नीशियम हो जाता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? क्या है प्रश्न? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हो जाएगा अपना बाह्य, एक होता है आंतरिक और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। कौन कौन से बताया मैंने आपको? आंतरिक, अंतः ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि और फिर मिश्रित ग्रंथि। कितने प्रकार के ग्रंथि होते हैं? 3 प्रकार के ग्रंथि होते हैं। हम इस प्रश्न में वही 3 प्रकार के ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और मिश्रित ग्रंथि से आपको एक ही सवाल इसमें पूछा जाएगा कि अग्नाशय कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं? तो किस में आते हैं? मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत ये आते हैं। इसी को इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और इसका काम एक ही होता है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि शरीर में जो चीनी की मात्रा बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? अग्नाशय का होता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है काला जार का रोगवाहक कौन है? प्रश्न क्या है? काला जार का रोगवाहक कौन है? तो ऑप्शन देखिए। ए नंबर में है एनोफिलीज मच्छर, बी नंबर में क्यूलेक्स मच्छर, सी नंबर में सीसी मक्खी और डी नंबर में सिक्टा मक्खी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्टा मक्खी हो जाता है। काला जार का रोगवाहक कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिक्टा मक्खी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। शब्दनी क्या है? शब्दनी यानी कि सायरिक्स किसमें वाक्य यंत्र हैं? क्या है?
शब्दनी यानी कि सारिक्स, इनमें किसमें वाक्य यंत्र हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है उभयचर, बी नंबर में सरीसृप, सी नंबर में पक्षी और डी नंबर में स्तनी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पक्षी हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। हम लोग फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। शब्दनी यानी कि सारिक्स किसमें वाक्य यंत्र है? तो यह किसमें हो जाएगा? पक्षी में वाक्य यंत्र होता है। आगे देखते हैं। आगे है जन्म के बाद। क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में, क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? प्रश्न क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कंकाल, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी संयोजी, ऑप्शन नंबर डी जनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका में जन्म के बाद मानव के कोशिका में यह विभाजन नहीं होता है। तो आंसर क्या कह देना है? तंत्रिका। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है मानव रुधिर में। क्या प्रश्न है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल, क्या है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। क्या है प्रश्न? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो ऑप्शन देखिए, 80 से 120 mg प्रतिशत, 120 से 140 mg प्रतिशत, 140 से 180 mg प्रतिशत, 180 से 200 mg प्रतिशत। तो इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 140 से 180 mg प्रतिशत होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है। इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही मानव में क्या होता है कि हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक संबंधी जितना भी प्रॉब्लम होता है यह कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। यही कोलेस्ट्रॉल जब वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है, इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो यहाँ पर है कि मानव में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कितना रहेगा कि मानव में हार्ट अटैक संबंधी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो कितना रहना चाहिए? 140 से 180 mg प्रतिशत के बीच में रहना चाहिए। यानी कि इसका आंसर क्या कह देना है आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 140 से 180 mg प्रतिशत होता है। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? नियत तापी का मतलब होता है कि जिसका तापमान हमेशा एक समान बने रहता है, वैसे जीव का नाम बताना है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है व्हेल, बी में क्या है? व्हेल शार्क, सी में क्या है? एलाइटीज, और डी में है डी में क्या है? ड्रैको। तो इसका आंसर आपको क्या कहना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्हेल हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? व्हेल हो जाता है। व्हेल को आप क्या कहते हैं कि गंगा नदी जब आप स्नान करने गए होंगे तो वहाँ पर जरूर इसको देखे होंगे आप। वहाँ पर जो बड़ा मछली टाइप का जो आप नदी में उछल कूद करते देखे होंगे, वही क्या होता है? व्हेल होता है। और व्हेल आप जरूर इस क्या कहते हैं कि जीव को आप देखे होंगे गंगा नदी में। यह आपको गंगा नदी में ही देखने को मिलेगा। और सब भी नदी में हो सकता है जब गंगा नदी का जल स्तर जब ऊंचा हो जाता है, तो वैसे स्थिति में वहां से गंगा नदी से व्हेल तैर करके अपने आसपास के नदी में भी आपको चल आता है और वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यह मूल रूप से गंगा नदी में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर
व्हेल जब आता है तो थोड़ा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में व्हेल के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है? अपना यहाँ पटना में बना है। और व्हेल ऑब्जर्वेटरी सेंटर यहाँ पर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? भागलपुर में, जहाँ पर अपना ये पुल एक बन रहा है वहाँ पर आप व्हेल ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जो पुल बन रहा है उस पुल पर एक ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि आप उस स्थान पर जा कर के व्हेल को आप नज़दीक से देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको कुछ प्रश्न से अलग हट करके बता दिया है। हम लोग अब प्रश्न पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाता है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है? क्या है? कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है वायरस, बी नंबर में वायरोइड्स, सी नंबर में माइकोप्लाज्म, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइकोप्लाज्मा हो जाता है। तो प्रश्न हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है? तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, बैक्टीरिया को, प्रश्न क्या है? बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहते हैं? प्रश्न क्या है? बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है उनमें मुकुलन होता है, बी नंबर में है उनमें विखंडन होता है, सी नंबर में है उनमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं, और डी नंबर में है विखंडन के साथ उनमें एल्गी के लक्षण होते हैं। एल्गी का हिंदी क्या होता है? शैवाल होता है। तो इसका आंसर आपको क्या कहना होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया के फिशन फंजाई क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है कि उनमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं। क्या हो जाएगा ऐसा कारण? कि उसमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं। यानी कि सी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न है, डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स हैं। क्या प्रश्न है? डीएनए में पाई जाने वाले प्यूरिन्स हैं। तो ऑप्शन देखिए, एडेनिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी एडेनिन तथा गुआनिन, ऑप्शन नंबर सी थाइमिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन नंबर डी एडेनिन तथा थाइमिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडेनिन तथा गुआनिन हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स हैं। तो क्या हो जाएगा? एडेनिन तथा गुआनिन हो जाते हैं। थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए यह किसकी इकाई है? यह जीन की इकाई है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गुणसूत्र, क्या है? गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? प्रश्न क्या है? गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी क्रॉसिंग ओवर की उच्च आवृत्ति का होना, ऑप्शन नंबर सी क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी डबल क्रॉसिंग ओवर केवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति हो जाता है। तो प्रश्न क्या है? गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? तो
तो क्या प्रदर्शित करते हैं? क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति को यह प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। प्रश्न क्या है? आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं और फिर कोशिका कला में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुणसूत्रों में होते हैं। प्रश्न क्या है? आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यह किन में होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे देखते हैं। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.05 mg/L यानी कि लीटर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.05 mg/L होता है। आर्सेनिक क्या होता है कि यह जल में घुला हुआ एक रसायन होता है, जिससे क्या होता है कि जल संबंधित बीमारी मनुष्य में फैलता है। और इस प्रकार की समस्या कहाँ पे उत्पन्न होता है? वैसे स्थान पर, मतलब क्या कहते हैं कि गंगा किनारे जो भी मतलब शहर बसे हुए हैं या फिर गंगा किनारे जो भी लोग रहते हैं और वे लोग सीधा वहाँ के आसपास का ही जल निकाल करके पी लेते हैं, वैसे लोगों में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होता है जल में, और वे ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने की उनमें संभावना रहता है। तो वही आर्सेनिक की चर्चा इस प्रश्न में यहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.05 mg/L हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है मधुमेह, बी नंबर में हैजा, सी नंबर में चेचक, डी नंबर में मलेरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा हो जाता है। जल जनित रोग कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा हो जाता है। मधुमेह किसके कारण होता है? मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और चेचक किससे होता है? तो चेचक किससे हो जाता है? विषाणु के कारण होता है। मलेरिया किस के कारण होता है? मलेरिया यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा हो जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जेनेटिक मैप होते हैं। क्या प्रश्न है? जेनेटिक मैप होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है जीन विकास की विभिन्न अवस्था, बी नंबर में गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम, सी नंबर में कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं, डी नंबर में किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम होते हैं। तो प्रश्न क्या है? जेनेटिक्स मैप होते हैं। तो क्या होते हैं ये? गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम होते हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन हैं, और यह क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद लगा होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।